हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सब लोगों का स्वागत है उड़ान 2.0 जो सीरीज हमारी शुरू है। और आप बहुत सारे जो भी बच्चे हैं वो आप इस टेस्ट सीरीज को देखे ज़रूर बहुत फ़ायदा महसूस करते होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हमने बिल्कुल नीट के लेवल में रखे हैं। और सारे एनसीईआरटी बेस्ट है। थोड़े बहुत एप्लीकेटिव है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने तो कोशिश की है कि हम एनसीईआरटी का लेवल ही मेंटेन करके रखें। तो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ जो आप लोगों का आज का यानी 13 तारीख का 13 फरवरी का जो सेकंड पेपर है आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका मैं सॉल्यूशन आपके पास रख रहा हूँ। इसमें से मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बाद में जैसे मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्सप्लेनेशन खत्म होगा, आप लोगों को किरण सर यानी आपके केआर सर आपको इनऑर्गेनिक यानी केमिकल बॉन्डिंग का आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। आज के पेपर में सबसे पहला आपके लिए सवाल था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पेसिस आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पेसिस। तो आप देख रहे हो ये आप लोगों का जो एग्जाम्पल है या ये क्वेश्चन है, ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से यानी शॉर्ट एग्जाम्पल से बनाया गया है। सो ये सवाल बहुत आसान है आपके लिए। आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स उस एलिमेंट की पहचान होती है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन 16 है, तो यानी 16 एटॉमिक नंबर है वाला कौन है, वो सल्फर है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने, 16 16 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो वो मास नंबर हो जाएगा, यानी वो आप लोगों का 32 हो जाएगा। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोले आप लोगों को 18, तो न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन इसमें प्रोटॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन 18, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, यानी इसका मतलब सल्फर -2। तो आपके पास ये वाला जो पहला है वो आपके पास आंसर है। दूसरे सवाल में जाते हैं। यहाँ पे सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ से बनाया हुआ सवाल है, होपफुली आप लोगों को आया होगा जरूर। इसमें आपको सबसे पहले तो पूछा था कि इसमें इनकरेक्ट क्या है। तो सवाल है कि भाई आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट को याद करोगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, आपको पता है ना। बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल पास किए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर वो अनडिफ्लेक्टेड थे, यानी स्ट्रेट गए थे। और क्यों गए थे, क्योंकि उसमें जो मोस्ट ऑफ द स्पेस था वो एम्प्टी था, है ना। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे उससे रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद था अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। तो ये यहाँ पे थोड़ा गलत है, क्योंकि आपको पता है, आप थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हो, क्योंकि जो तीसरा स्टेटमेंट वो आपको थोड़ा सही नजर आया होगा, है ना। मान लो आपका ध्यान वहां पे नहीं गया कि लार्ज एंगल स्मॉल, उतना कभी कभी होता है कि एक वर्ड के ऊपर ध्यान नहीं होता हमारा। लेकिन तीसरा अगर आप पढ़ोगे कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 1 in 20,000 बाउंस बैक दैट इज वे डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180, तो ये सही है। मतलब आपको समझ में आया होगा कि 1 2 और 4 सही है, और आप लोगों 1 3 4 सही है, आपका 2 गलत है ना। क्योंकि उसमें होना चाहिए था अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते। तीसरा सवाल है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। इसमें आप लोगों को मैच करना था फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये रेडिएशन का कॉलम, ठीक है। तो थोड़ा हमने आपको जब सिखाया था तो हमने देखो, आपको पता है लास्ट में आप लोगों का माइक्रोवेव आता है यहाँ पे, है ना। उसके पहले देखो यूवी, विजिबल, है ना, आईआर, माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो आता है। तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा हमने ऐसे याद रखा था कि ये 10⁶ होता है। इसमें अगर आप 4 मिला दोगे तो ये 10⁻10 होगा। इसमें आप अगर 3 मिला देते हो तो 10⁻, आप लोग का 13 हो जाएगा। इसमें आप अगर 2 मिला देते हो तो ये हो जाएगा 10⁻11, है ना। और यहाँ पे आप लोगों का मेरे ख्याल से 6 में 4 मिला दिए 10, 10 में 3 मिला दिए 13, 13 में 2 मिला दे, यहाँ पे होता है आप लोगों का 11। और उसके बाद ये आपका 10⁻10 हो जाएगा, एक मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो विजिबल है वो अराउंड 10⁻11 है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, ओके। आईआर में आपका 10⁻13 होना चाहिए, आईआर में आपका 10⁻13 है। उसके बाद माइक्रोवेव में आप लोगों का 10⁻10 है, ओके। उसके बाद रेडियो में आप लोगों का 10⁻6 है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में मेरे ख्याल से, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे बराबर 13 में 2 मिला दे, 11 नहीं, यहाँ पे 15 होते, यस। सो आप लोगों का ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही, यस। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। विजिबल का रियली सॉरी, यहाँ पे 6, 10,
बाद में 13, बाद में 2 मिला दिए 15, तो विजिबल का यस 10⁻15 है। तो आपको ये वाला जो कहां पे मैच होता है आंसर देखो, ए का 1 है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में ए का 1 है, बी का आर यानी 3 है तो यहाँ पे ये भी मैच करा है। सी से हम कंफर्म कर सकते हैं, सी यानी माइक्रोवेव का 4 होना चाहिए, यानी इसका आंसर यस। गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला भी सवाल आप लोगों ने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो इसमें वेव नंबर पूछा और वेवलेंथ दिया है, तो वेव नंबर और वेवलेंथ का रिलेशन आपको पता है, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ होता है। तो यहां से आपको पता है दिस इज 1/5800 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को आप करोगे 10⁻⁻10, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 1/58 इंटू 10⁻, ये 2 चलेंगे तो -8 होगा, ये ऊपर जाके +8 होगा। तो यानी आप लोगों का इसमें जो आंसर आएगा, देखो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसका आंसर मैच कर लेना, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वेव नंबर पूछा था और वेवलेंथ आप लोगों को इसमें दिया था। ठीक है, तो यानी न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ करना है, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज 1/58 एंगस्ट्रॉम था, -10 मीटर था, यहाँ पे ये -8 हो गया। तो आगे अगर आप इसको कर लोगे तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए -8 ऊपर जाके +8 हो गया। सो दिस इज 0.01 इंटू 10⁸ हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 10⁶, यानी 1.72, यानी इसका आपका आंसर मैच हो जाएगा सेकंड। ओके, चलो आगे बढ़ते, अगला वाला सवाल करेंगे अभी। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by bulb. तो आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे वेवलेंथ आपको गिवन था और नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हो, तो उसका एक फॉर्मूला है इक्वल टू n इंटू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 100 वैट दिया और पर सेकंड पूछा है, तो आपको यहाँ से एनर्जी मिल जाएगी, आप वैट इंटू सेकंड करोगे तो दैट इज 100 जूल एनर्जी आपको मिल जाएगी, है ना। उसके बाद हमें एन निकालना है, वेवलेंथ दिया है तो लैम्बडा आप लोगों का 400 नैनोमीटर है, यानी 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा वो। यानी इसका मतलब आप यहाँ से एन अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा ई इंटू लैम्बडा अपॉन एच सी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू 100 है, यहाँ पे लैम्बडा आप लोगों का 4 इंटू 10⁻⁻7 है, और एच सी की वैल्यू थोड़ी आप कैलकुलेट करोगे तो वो आती है अराउंड 2 इंटू 10⁻25। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू, यानी अराउंड 1.9 है ना, 2 यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहे 55 में, है ना। तो ये हो जाएगा देखो -25 है, ये ऊपर जाके +25 और ये ऊपर -5, यानी 20 आपको मिल जाएगा इसका आंसर। 2 इंटू 10⁻20, यानी दिस इज द सेकंड आंसर। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते, अगला वाला सवाल सिंपल था। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज 7 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट आपको गिवन है, न्यू नॉट इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻14। उसके बाद कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी बोला है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इंटू 10⁻15 हिट्स द मेटल, है ना। यानी आपको आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 इंटू 10⁻15 और काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है E माइनस ई नॉट, दैट इज एच सी या एच न्यू फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहां से h कॉमन निकलेगा और न्यू माइनस न्यू नॉट करेंगे, तो यहाँ पे h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होती है। उसके बाद आपको न्यू गिवन है 1 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14। आपको पावर सेम करना पड़ेगा यहाँ पे हमेशा की तरह। सो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू इसको 10 कर लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। आप 14 को 15 करो या 15 को 14 करो, सेम ही है, ये आ जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों का पावर फिर से कॉमन निकल जाएगा 10⁻14 और बचेगा 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो आप यहाँ से अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो ये अराउंड 19.89 इंटू 10⁻ हो जाएगा -20। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, और एक पावर आप अगर इधर चले गए तो एक पावर पॉजिटिव में ऐड होता है, मतलब -19, यानी 56 का आंसर आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 56 हो गए। 57 वाला सवाल करते हैं। What is the radius of fifth orbit of lithium 2+ ion? Radius of first orbit is a naught, right? बोर के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मतलब आपको पता है बेटा 0.529 होती है, तो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू n² बाय z।
तो आप लोगों को ये तो ए नॉट गिवन है बोहर की रेडियस इनटू फिफ्थ ऑर्बिट का पूछा यानी 5 का स्क्वायर, और z कितना है इसका, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सो दैट इज 25/3 इंटू ए नॉट. सो व्हाट इज द आंसर? सो सेकंड इज द आंसर. आगे बढ़ते हैं. The mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25, calculate its wavelength. तो ये वाला सवाल है जिसमें मास गिवन है, हमें इलेक्ट्रॉन का तो पता ही है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आपको वेवलेंथ पूछा है. तो कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m. तो काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी गिवन है? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25. तो यहाँ पे मान लो आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 और आपको वेवलेंथ पूछा है. सो लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 KEM है ना. सो लैम्बडा इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड डिवाइड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25. मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. So that is equals to what? 6.63 into 10 to the power minus 34 divide by, ये होगा आपका कितना, देखो 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, तो ये हो जाएगा 54.6 into 10 to the power minus 25 और 31 होते हैं 56 माइनस 56. तो यहाँ पे ये बनेगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाय रूट 54. कितना आएगा देखो, 7 का स्क्वायर है आपका 49, 8 का है 64, तो ये अराउंड मिडल के बीच में यानी 7.4 आप इसको ले सकते हो. सो 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये हो जाएगा 28 है ना, रूट के बाहर निकलेगा, माइनस 28 ऊपर चले जाएंगे, माइनस 6 होते हैं. तो ये मान लो 6.6 डिवाइड बाय 7.4 कर लेते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ पे आप देखते हो 66 बाय 74, तो ये अराउंड 0.1 कुछ तो आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो ऑप्शन में चेक करते कहां पे है कुछ ऑप्शन. तो यहां पे आप लोगों का जो है 66 बाय 74, 0.1 तो नहीं होगा, 66 बाय 74, अच्छा 0.9 के नजदीक आ जाएगा शायद. ओके, इसको आसान कर लेते हैं. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, सो ये आएगा अराउंड 0.37 जा 9 7 जा 63 6, सो 27 प्लस 6 33, यानी ये उसके थोड़े कम आ जाए, मतलब अराउंड 900. ये मान लो मैं 0.9 लेता हूं तो ये 900 के 0.9 के 9 से भी कम आ जाएगा, यानी आपको इसमें आंसर मिल जाएगा आपका, मतलब उससे भी कम होना चाहिए, यानी आपको लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पे है ना. आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है. देखो ये अराउंड देखो कितना आ जाएगा, मान लो 0.9 लेते हैं इसको, 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये अराउंड हो जाएगा देखो 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 900 नैनोमीटर. तो थोड़ा 900 से कम आ जाएगा ना, मतलब आपके पास वो आंसर है. चलो आगे बढ़ते. 59 वाला सवाल है. अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड. इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो आपको बोला है कि इस एक बॉल का मास है जो 40 ग्राम है, उसकी स्पीड 45 है, बट उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें एक्यूरेसी कितनी है, बस 2% है ना, यानी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. तो आप लोगों को पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूछिए, तो आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय 4 पाई. तो यहां पे हम अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो देखो इधर वेलोसिटी गिवन है तो मुझे डेल्टा पी को रिप्लेस करना पड़ेगा. सो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी, सो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई. देखो हमने थोड़ा h बाय 4 पाई का वैल्यू भी कैलकुलेट करके रखा है, बट यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू आपको 45 मीटर पर सेकंड दिया है, लेकिन उसमें 2% ही एक्यूरेसी. तो हम क्या करेंगे, डेल्टा v मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालेंगे तो 2% हो जाएगा, यानी 2/100 ऑफ 45 हो जाएगा, 45 इंटू 2 90, 90 बाय 100 दैट इज ये हो जाएगा आप लोगों का 0.9.
गॉट इट। सो डेल्टा वी आया, मास तो आपको पता है, आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो। सो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू व्हाट, मैंने थोड़ा h बाय 4 का भी थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट किया है। देखो ये अराउंड होता है 5.3 या 5.5 इंटू 10⁻⁻35 होता है ये अराउंड। और आप अगर ये वैल्यू रख दोगे तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h अपॉन 4 इंटू होता है m इंटू डेल्टा v। तो h बाय 4 की तो वैल्यू हमने थोड़ी कैलकुलेट की है 5.3 इंटू 10⁻⁻35। यहां पे हम मास रखेंगे 9.1, सॉरी आपको गोल बॉल का मास गिवन है 40 ग्राम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मास यहां पे किस में लेना है, मास आपको केजी में लेना पड़ता है। अगर भूल गए होंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। 40 इंटू ग्राम है मतलब 10⁻³ केजी में हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी आपकी कितनी आई हो, डेल्टा वी 0.9। तो यहां से आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लो तो आपको देखो 36 आई थिंक कुछ तो 1 पॉइंट समथिंग, या एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से करेक्ट ऑप्शन देख लेना। तो थोड़ा कैलकुलेशन अगर करते हैं हम तो ये आप लोगों का देखो ये 53 इंटू 10⁻⁻36 कर लेते हैं। ये 40 इंटू 10⁻³ मतलब 4 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये 0.9 है तो ये 9 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। तो आप ये करोगे तो 53 डिवाइड बाय 36 इंटू ये -2 -1 -3 ऊपर गया +3 यानी 10⁻33 यानी ये आ जाएगा अराउंड 1 पॉइंट इंटू 10⁻32। सो विच वन इज द आंसर? सो यू हैव ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वन? फिर से इनकरेक्ट पूछा है यहां पे। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ ओनली वेव नेचर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। Schrodinger equation is written as h cap psi equals to E psi. Solution of Schrodinger equation gives E, that is total energy, and psi value. When an electron is in any energy state, the wave function corresponding to that energy state contains all information about that. तो ये सही है ना, सारी इंफॉर्मेशन होती है वेव फंक्शन में psi। सोल्यूशन में आपको टोटल एनर्जी और psi के आपको वैल्यूज मिल जाते हैं। और स्क्वाडिंजर का ये इक्वेशन तो आपको पता है, ये हम लिखते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आया था आपको पता है, क्योंकि उसमें ड्यूअल नेचर कंसीडर किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे उस ऑप्शन को हमने थोड़ा चेंज कर दिया कि ओनली वेव नेचर, तो यही आंसर इसका इनकरेक्ट हो गया। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी सब शेल डिफाइंड बाय एल वैल्यू डैश डैश वैल्यूज ऑफ एमएलआर पॉसिबल। ये भी एनसीईआरटी से उठा हुआ फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि जैसे कि एल के लिए अगर वैल्यू 0 रखते हैं तो एमएल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो 2l+1, ये बहुत फेमस फॉर्मूला हमारा, तो ये आ जाएगा 1। हमें पता है एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें वो अकेला होता है, लेकिन l इक्वल टू 1 लेते हैं यानी p ऑर्बिटल लेते हैं तो ml इक्वल्स टू कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है। तो 3 वैल्यू कैसे आएगी, तो l की वैल्यू अगर 1 रखेंगे +1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। मतलब आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड करके आपको आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The 5d orbitals are designated as dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. Which one of the following is incorrect about them? ये 5 जो डी ऑर्बिटल उनके बारे में एक इनकरेक्ट बात इसमें पूछी गई, वो आपको ढूंढनी थी। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द शेप्स ऑफ फर्स्ट 4 डी ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर वेयर एज दैट ऑफ द फिफ्थ वन dz स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो ये सही है, क्योंकि बाकी 4 डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं, लेकिन dz स्क्वायर का स्ट्रक्चर अलग है, आपको सिखाया गया है, कोनिकल शेप है या बेबी सूत्र शेप है। उसके बाद सेकंड है ऑल 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट एनर्जी, सही है। भले ही इनके शेप अलग अलग है लेकिन इनकी एनर्जी सेम होती है, डीजनरेट होते हो। समझ में आ गया होगा आपको। द डी ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज ग्रेटर देन 3, है ना, द डी ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज ग्रेटर देन 3, 4d 5d also have shape similar to 3d orbital but differ in energy and size. Yes, 4d या 5d जैसे हम अगले नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे, तो एनर्जी तो चेंज होती, बढ़ती रहती है एनर्जी, वो तो सही है, ओके। लेकिन उनमें जो उनकी एनर्जी वो तो सेम ही होगी, यानी इसमें सब सही है। इनकरेक्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें आप लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट? आ गया सब लोगों को? तो यहां तक हमने, अच्छा फिजिकल के अभी आगे चल के है मेरे ख्याल से, देखते अगला वाला सवाल है। देखो कहां तक आए, देखो हम अच्छा है और है इसमें 62 तक हो गए। चलो 63 एक बार हम फिजिकल के खत्म कर लेते हैं। 63 व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल, इन द
सेम सबशेल विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ये एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हुआ सवाल है, बनाया गया है। आपको देखो इसमें से करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो आपने एक चीज सीखी इसमें कि, है ना, एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल। जैसे हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में एक ही ऑर्बिटल लेते हैं, 2s 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 सब में, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो आप लोगों को पता है, यहां पे आप मुझे बोल भी सकते हो कि energies of orbitals in the same subshell with increasing in the atomic number decreases। ये हम लोगों ने सीखा है, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूला में देखो, है ना, z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है ना। हमने ये कैसे एक्सप्लेन किया था, देखो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जितना z बढ़ता जाएगा ना, तो जितना z बढ़ता जाएगा उतनी जो एनर्जी वो निगेटिव में चली जाएगी, यानी उतनी वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस। ये वाला एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसी के बेसिस के ऊपर हमने ये बनाया। तो सेकंड इज द आंसर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। The energy associated with the first orbit in hydrogen atom is -2.18 into 10⁻18। What is the energy associated with the fifth orbit? ये तो बहुत आसान सवाल है। फिर से यही फॉर्मूला जो हमने लिया, बस जूल वाला फॉर्मूला है। आपको याद होगा जूल में क्या फॉर्मूला होता है। जूल में फॉर्मूला क्या होता है, तो जूल में फॉर्मूला होता है En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो फिफ्थ ऑर्बिट का पूछा है और हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 25। तो ये आप लोगों का 0.0 कुछ 8 आ जाएगा इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन में आपको 8 पॉइंट वाले ऑप्शन है, तो 8 इंटू 10⁻20 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। वेव नंबर पूछा है और कौन से इसका पूछा है, आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का पूछा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, तो आपको पता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी N2 की जो वैल्यू होती है वो N1+1 होती है। सही है। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन सा सीरीज दिया, उसमें बाल्मर सीरीज। और कौन सा है एटम है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम बाल्मर सीरीज और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हाइड्रोजन एटम बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन एटम यानी Z उसका फिक्स है। बाल्मर सीरीज यानी N1 की वैल्यू क्या है, 2 है। और उसमें आप लोगों को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है ना, लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट का मतलब N2 की वैल्यू होती है N1+1, ये आपको पता है, दैट इज 3, है ना। तो न्यू बार हमें शायद वेव नंबर ही पूछा है, एक बार चेक कर लेते हैं। वेव नंबर पूछा है फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। न्यू बार इक्वल्स टू होता है, देखो R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। R इंटू जेड तो 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आएगा 1/4 माइनस 1/9। तो यहाँ पे ये हो जाएगा R इंटू 9 माइनस 4, दैट इज 5 एंड 4 9 36। तो देखते हैं आंसर कंप्लीट है, ठीक है, मीटर में गिवन है। तो यहाँ पे ये आपको 109677 ये पर सेंटीमीटर वाला वैल्यू है आप लोगों का, इंटू 5। ये सेंटीमीटर वाला है, ऑप्शन शायद आपको मीटर वाला है। तो आप यहाँ से अगर कर लोगे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप क्लोजली आंसर इसका निकाल सकते हो। तो इसका आंसर अगर हमने चेक किया, तो इसका आंसर हमारा मीटर में ऑप्शन है हमारे पास। तो मीटर में ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से देखो थोड़ा अगर यहाँ पे कर लेंगे 109677, ये पर सेंटीमीटर वाला है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 1 7, 3 है 39, 5 यानी अराउंड 15 वाला ऑप्शन आपको देखना पड़ा। अच्छा सर, अच्छा एक ही ऑप्शन है वैसा, हाँ, मतलब आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन है मेरे ख्याल से एक। यस, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज h ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट, है ना, SPDFGH, है ना, SPDFGH। तो लोएस्ट वैल्यू यानी सबसे पहला n का वैल्यू कौन सा है जहां पे h ऑर्बिटल आपको नजर आएगा। तो याद होगा आपको, पहले में सिर्फ s होता है, दूसरे में sp, तीसरे में spd, चौथे में spdf, पांचवें में spdfg, छठे में SPDFGH, यानी सबसे पहली बार H आता है 6 में। तो इसका आंसर है आप लोगों का सेकंड। आगे बढ़ते हैं। How many electrons will be present in the subshells having ms values of -12 for n equals to 4?
तो आपको पता है n इक्वल टू 4 है यानी s p d f g है। तो टोटल अगर आप ऑर्बिटल्स मिला देते हो तो कितने आते हैं? तो 4 का स्क्वायर 16 आते हैं, है ना। 16 आते हैं मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32, और 32 में से माइनस हाफ कितने का होगा? 16 का होगा। सो व्हाट इज द आंसर हियर? सो इसका आंसर होगा आप लोगों का 4। ओके, उसके बाद एक फिजिकल में चले जाते हैं। देखो अगला फिजिकल का जो सवाल है आप लोगों का, वो है देखो क्वेश्चन नंबर है देखो 86। हाँ, 86 क्वेश्चन है हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो 86 वाला सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट एक्सरेज? करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मटेरियल इन द कैथोड रे ट्यूब्स प्रोड्यूसेस एक्सरे। सही है, पता है हमें, है ना। जब हम किसी कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हम पास करते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो जो कैथोड रे ट्यूब है उसमें एक्सपेरिमेंट में हमें ये रेडिएशन डिस्कवर हुए थे, एक्सरे। एक्सरेज आवर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, सही है। और ये भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, अराउंड 0.1 नैनोमीटर एंड possess इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, ये भी सही है। द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशंस लाइक एक्सरेज आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। तो सारी चीजें सही है, आपके एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। इसका आंसर आएगा आप लोगों का 4। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो सारे पॉइंट्स के ऊपर कवर किए क्वेश्चन। देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे कोई लाइट स्ट्राइक होगा, रेडिएशन स्ट्राइक होगा, तुरंत वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। आपको पता है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे गिरेंगे, जितने ज्यादा रेडिएशन एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पे स्ट्राइक करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होने वाले, है ना। For each metal there is a characteristic minimum frequency below which photoelectric effect is not observed। सही है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन, पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इसी से रिलेटेड नीचे वाला मैंने एक ऑप्शन लिख दिया था वहां पे कि रेड लाइट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम मेटल एंड नॉट बाय येलो लाइट। तो एनसीईआरटी में गिवन है कि रेड और येलो में, आपको पता है येलो की एनर्जी ज्यादा है तो रेड की एनर्जी कम है, तो रेड की एनर्जी काफी नहीं है पोटेशियम मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, और येलो की लाइट निकालती है। लेकिन इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है रेड लाइट कैन इजेक्ट बोल रहे, कम एनर्जी उसकी तो वो नहीं निकालेगा, और येलो नहीं बोल रहे लेकिन येलो निकालेगा। सो विच वन इज फोर्थ इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू द n इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। तो बहुत आसान सवाल है, आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना था इसमें। तो आपको पता है 5 से 2 के ऊपर जा रहा है ये, तो 5 से 2 के ऊपर यानी n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 5 है, और आपको E की जगह पे डेल्टा E निकालना है। डेल्टा E अपना वही है, अगर हम जूल में लेते हैं तो -2.18 इंटू 10। देखो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं जूल में है क्या। यस, जूल में है तो हम जूल वाली वैल्यू लेंगे, इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, लेकिन हम ट्रांजिशन में इसको 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻⁻, इंटू जेड मतलब हाइड्रोजन है तो 1 ही आएगा इसका, इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू ये हो जाएगा, देखो 1/4 माइनस, ये कर लेते लिख लेते -25। तो ये हो जाएगा देखो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 25 - 4 दैट इज 21 एंड 25 इंटू 4 100। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 पावर ऊपर चला, -20 हो जाएगा। और अगर हम 2.18 को 21 से अगर डिवाइड करते हैं, सो 218 हियर, ये 36 4, तो देखो 8 7 5 और ये 4, तो 4 5 7 8 माइनस, ओके, और 2 पॉइंट है 45.78 इंटू 10⁻20। एक पॉइंट में अगर मैं लेफ्ट में चला गया तो पॉजिटिव पावर ऐड होगा, मतलब मेरे ख्याल से ये -19 आना चाहिए। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, सही है, हाँ चलो ये आ रहा है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equal to 3?
तो यहां पे आप लोगों को तीसरा और ऑर्बिट गिवन है, तो प्रिंसिपल क्वांटम एन है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट आपको पता है एन स्क्वायर होते हैं, यानी इसका आंसर 3 3 9 आना चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन आपको आपके पास नहीं है वो, ठीक है। तो हम इसमें एक काम कर लेंगे, तो यहाँ पे जहां पे हमने किया है इसको हम क्या करेंगे, एक फोर्थ ऑप्शन कर देते हैं इसका हम नो, ठीक है। ये आपको विद इन ड्यूरिंग एग्जाम आपको हम बता देंगे ये, ओके। 90 वाला सवाल, the unpaired electrons in aluminum and silicon are present in 3p orbital, which electrons will experience more effective nuclear charge from the nucleus। तो 3p है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में भी 3p में भरता है इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में आपको पता है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों का फर्स्ट, राइट। उसके बाद आगे अगला सवाल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁷। तो ये वाला सवाल अपना वही है, लैम्बडा इक्वल्स टू h बाय एम वी। शायद आज आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि आसान सवाल है। लैम्बडा इक्वल्स टू h बाय एम वी अगर आप करोगे, मास इलेक्ट्रॉन का है, तो h की वैल्यू आपके पास 6.63 इंटू 10⁻34 है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी आपको गिवन है 2 इंटू अराउंड 27। तो ये अराउंड कर लेंगे तो आपको 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सो 3.33, तो या 33/91 या 9 कर लेते हैं इसको। सो ये अराउंड आपका कितना आ जाएगा, देखो 33/91 कर लेते हैं इसको 0 पॉइंट अराउंड, या इसको 90 भी मान लिया तो भी चलता है, बट ठीक है 0 पॉइंट ये 330 हो गया आप लोगों के। सो 91 4 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएगा। अच्छा 3 1 3, 3 9 27, तो मेरे ख्याल से 0.3 मतलब 3.5 के नजदीक इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज फोर आंसर मस्ट बी देयर, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, यस, फोर्थ इज द आंसर। ओके, अगला वाला सवाल है, what is the maximum number of emission lines when the excited electron of hydrogen atom in n equal to 6 drops to ground state। तो बहुत आसान सवाल है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो n इंटू n माइनस 1/2, दैट इज 6 इंटू 6 माइनस 1/2, यानी ये 3 इंटू 5 यानी 15 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये भी आप लोगों ने बहुत बार किया है। एक सवाल है अगला वाला, मेरे ख्याल से इसका ये आखिरी होगा फिजिकल का, देख लेते हैं एक बार आपके पेपर में जो है वो। हाँ यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला सवाल दिया है आपके एक्सरसाइज से, हमने ये लिया था। एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी उस एलिमेंट के ऊपर, आयन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसका मास नंबर 56 है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स है। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्यादा, अच्छा सॉरी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है तो उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन से 30.4 ज्यादा न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो आपको पूछा है, देखो वैसे तो आपको पता है कि भाई ये 56 मास नंबर वाला तो आयरन ही होता है और +3 चार्ज है इसमें, वैसे भी यहां से आप लोगों का आंसर बन ही जाता है वो। आप अगर यहाँ पे देखते हो, यानी जहां यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया था, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, तो बचता भाई बस एक ही आंसर है, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं या कुछ भी नहीं है। अगर किसी का दिमाग चलेगा तो बस देख लेगा कि भाई 3 पॉजिटिव चार्ज है, बात खत्म। ओके, तो ये फिजिकल के आपके सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पे इनऑर्गेनिक के मैं सॉल्यूशन आपको सर को बुला रहा हूँ, सर आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से कौन से नंबर का सवाल था ये, 68 से सर का है, तो सर को निकाल के देता हूँ। यस, सो दिस इज द 68, राइट। यस प्लीज, थँक यू सर। ओके, हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, सरांनी फिजिकलचे क्वेश्चन्स डिस्कस केलेत, आता इनऑर्गेनिकचे क्वेश्चन आपण डिस्कस करूया। सो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस। तुम्हाला या 4 स्पेसिस पैकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस विचारलेला आहे। केमिकल बॉन्डिंग मध्ये लिमिटेशन्स ऑफ ऑक्टेट मध्ये हा कॉन्सेप्ट दिलेला आहे।
हे बघा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट विचारलंय म्हटल्यानंतर सेंट्रल एटमच्या व्हॅलेन्स मध्ये 8 पेक्षा इलेक्ट्रॉन कमी पाहिजेत. ओके, इथे इलेक्ट्रॉन 2च आहे, बरोबर आहे. इथे इलेक्ट्रॉन्स 2च आहे, इथे इलेक्ट्रॉन 4 आहेत आणि इथे इलेक्ट्रॉन 6 आहे. म्हणजेच या प्रश्नाचं उत्तर येईल ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज. Then question number 69. Which of the following is most unstable structure? बघा, क्वेश्चन जर तुम्ही प्रॉपरली वाचला ना तरी सुद्धा तुम्हाला आन्सर म्हणजे बरंच आन्सर येऊन जातं की तुम्हाला मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर विचारलेलं. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की जर हायब्रिडायझेशन किंवा जर टीबीपी जॉमेट्री असेल आणि इक्वेटोरियल पोझिशनला लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतील तर इट विल इन्क्रीज द स्टॅबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. But if electrons are present at axial position, it will decrease stability. तर बघा, या केसमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन कोणत्या पोझिशनला आहेत? इक्वेटोरियल पोझिशनला आहे. इथं 1 इलेक्ट्रॉन ऍक्झियल पोझिशन आणि 1 इक्वेटोरियल आहे. बट या सेकंड स्ट्रक्चर मध्ये दोन्हीही इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट ऑन दी ऍक्झियल पोझिशन. देअरफॉर द मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर अमॉंग दिस स्ट्रक्चर is second one. Then next question number 70. Which of the following statements are correct about bond angle? हे बघा, एक आपण बॉन्ड अँगल मध्ये 3 पॅरामीटर आपण डिस्कस केले, बरोबर आहेत का? कोणकोणते पॅरामीटर्स? एक पॅरामीटर आहे पर्सेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल कॅरेक्टर, दुसरा पॅरामीटर आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि तिसरा पॅरामीटर आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. त्यात मी 2 पॉइंट सांगितले तुम्हाला. बॉन्ड अँगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ सेंट्रल आयटम, बरोबर आहे. तुम्हाला करेक्ट स्टेटमेंट विचारले नाही तर तुम्हाला मॉलिक्यूल दिलेला आहे बघा, बी मॉलिक्यूल दिलेला आहे ह्या टाईपचा आणि तुम्हाला स्टेटमेंट विचारलेलं आहे. तर बॉन्ड अँगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ सेंट्रल आयटम, दॅट इज ए, बरोबर आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट ऑप्शन किंवा नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड अँगल इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिक, नाही हे नाही, चुकीचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट, बॉन्ड अँगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, नाही साइजला डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करत नाही, साइजला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनेट करतं. म्हणजेच या प्रश्न तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन विचारलेलं ना, तर मग करेक्ट ऑप्शन काय असेल? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होतं आणि फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट आहे. तर ओके, एक सेकंड, कोणकोणते आपण स्टेटमेंट चेक करूया. हा, फर्स्ट स्टेटमेंट आणि फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट आहे, त्यामुळे करेक्ट आन्सर असेल थर्ड नंबरचं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट मॉलिक्यूल आहे किंवा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, B2 is paramagnetic because of 2 electrons in. ओके, जर तुम्ही बोरॉन मॉलिक्यूलचं मॉलिक्युलर ऑर्बिटलचा जर सिक्वेन्स काढला तर त्याचा सिक्वेन्स आहे बघा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. त्यानंतर राहिले 2 इलेक्ट्रॉन, दॅट इज पाय 2px इज इक्वल्स टू पाय 2py. ओके, याच्यात 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. मग आता मला सांगा, तुम्हाला माहिती की B2 मॉलिक्यूल हा पॅरामॅग्नेटिक आहे, पण पॅरामॅग्नेटिझम इज अरायझेस ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिट. पण बॉन्डिंग पाय ऑर्बिटल आहे की सिग्मा आहे? पाय ऑर्बिटल आहे, त्यामुळे करेक्ट आन्सर असेल बॉन्डिंग पाय ऑर्बिटल. 71 क्लिअर. 72 द जॉमेट्रिकल शेप. तुम्हाला इथं प्रश्न विचारलाय जॉमेट्रिकल शेप, तुम्हाला जॉमेट्री नाही विचारले बाळांनो. काय विचारलं तुम्हाला? जॉमेट्रिकल शेप विचारला. मी तुम्हाला सिम्पली शेप विचारलेला आहे. तर शेप काय असेल बघा, या मॉलिक्यूलचं हायब्रिडायझेशन sp3 आहे, 0 लोन पेअर म्हणजे तो टेट्राहेड्रल असेल. दुसऱ्या केसमध्ये हायब्रिडायझेशन आहे sp3d, 1 लोन पेअर सीसॉ. आणि लास्ट आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, हायब्रिडायझेशन आहे sp3d, 0 लोन पेअर म्हणजे बघा टेट्राहेड्रल, सीसॉ अँड लास्ट वन इज TBP. चेक करा ऑप्शन्स, टेट्राहेड्रल, सीसॉ आणि ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. म्हणजे 72 चा आन्सर पाहिजे सेकंड नंबरचं. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, मॅच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, मॅच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड. आता बघा, सिंपल
हायब्रिडायझेशन तुम्हाला काढायचं, बरोबर आहे. चला, sp2 BF3 चं sp2 येईल. ओके, sp2 येईल याचं sp2. त्यानंतर सल्फेट sp3, बरोबर. त्यानंतर sp3d Br3 मायनस, म्हणजे बघा तुम्हाला Br आणि Br याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज. बोरॉनचे इलेक्ट्रॉन 7, 7 आणि 2 9 आणि एक निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे काही त्याला 10, 10 भागले 2 5, 5 म्हणजे sp3d. ओके, sp3d. आणि याचं येईल 1. चेक करा ऑप्शन्स. एचं 2 एकाच ऑप्शन मध्ये, एचं 2 एकच ऑप्शन्स मध्ये सेकंड. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 74. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेन्झीन इज लोअर दॅन दॅट ऑफ सायक्लोहेक्साइल क्लोराइड. तुम्हाला क्लोरोबेन्झीनचा डायपोल मोमेंट आणि सायक्लोहेक्साइल क्लोराइडचा डायपोल मोमेंट बद्दल विचारलेलं आहे. ओके, कारण इथं कार्बन sp2 हायब्रिडाइज्ड आहे, इथं कार्बन sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे. इथे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स काय असणार, कमी असणार, आणि इथे डिफरन्स जास्त असणार. ओके, सेकंड स्टेटमेंटचा डायपोल मोमेंट sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन इन chlorobenzene is more electronegative than sp3 hybridized carbon in cyclohexene. म्हणजे स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, द आन्सर इज, आन्सर असेल याचं. ओके, हा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. सेकंड नंबरचा, 4th नंबरचा आन्सर. कन्सिडर द फॉलोइंग ग्राफ. एनसीआरटी मध्ये हा एज इट इज ग्राफ दिलेला आहे, पण प्रश्न काय विचारले तर प्रॉपरली वाचा बरं का प्रश्न. द अबोव पोटेन्शियल एनर्जी कर्व इज गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ॲज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स ऑफ हायड्रोजन ॲटम. ॲट what point in the curve H2 is found in the most unstable state. तुम्हाला मोस्ट अनस्टेबल स्टेट हायड्रोजनची कुठे असेल? सिंपल आहे, मोस्ट स्टेबल स्टेट का, जेवढी एनर्जी कमी असणार आहे तेवढी स्टेबिलिटी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. मोस्ट स्टेबल स्टेट करस्पॉन्ड्स टू सी अँड मोस्ट अनस्टेबल स्टेट करस्पॉन्ड्स टू ए. आणि मला सांगा, आपला प्रश्नात काय विचारलेलं आहे, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट विचारलेलं आहे, म्हणून उत्तर काय असेल 1 नंबरचं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इन सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इन सल्फर टेट्रा मॉलिक्यूल 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. ओके, एक लोन पेअर ऍक्सियल पोझिशनला ठेवला, एक लोन पेअर इक्वेटोरियल पोझिशनला ठेवला. परत असं कंटिन्यू करू आपण. इन विच स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल दॅन ए. बरोबर आहे, कारण आपण मी ऑलरेडी सांगितलं की लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर इक्वेटोरियल पोझिशनला असतील, दॅट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल ऍज कम्पेअर्ड टू स्ट्रक्चर विथ ऍक्सियल पोझिशन. म्हणजेच सेकंड, बी स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दॅन ए. आता रिझन काय असेल, या स्ट्रक्चर ए मध्ये ना हे जे रिपल्शन बघा, लोन पेअर आणि बॉन्ड पेअरचं, हे बघा लोन पेअर बॉन्ड पेअर, हे परत रिपल्शन, म्हणजे 3 रिपल्शन्स ऑफ 90 degrees आर देअर, repulsion of 90 degrees are there, and here 2 repulsions of only 90 degrees are there, only 2 repulsions. आणि हे जे रिपल्शन ते 120 ला आहे. मग मला सांगा, जास्त रिपल्शनचं प्रमाण कुठे आहे, इथं रिपल्शनचं प्रमाण जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू दिस. देअरफॉर स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल. देन रिझन काय असेल, लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन काय असेल, लोन पेअर बॉन्ड पेअर. रिझन वाचा, लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन डिसाइड द जॉमेट्री ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बी. येस, करेक्ट. मीन्स assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of assertion. एकदा प्रॉपर वाचा, both A and R correct, and R is the correct explanation of A. ओके, क्लिअर आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इन द फॉलोइंग Lewis structure of HNO3.
तुम्हाला नायट्रिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर दिलंय आणि तुम्हाला फॉर्मल चार्जेस ऑन कॉलम फर्स्ट, ऑक्सिजन 1, ऑक्सिजन 2, ऑक्सिजन 3 आर गिवन इन द कॉलम सेकंड. मॅच द फॉलोइंग अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग कोड. मला सांगा या ऑक्सिजनचा फॉर्मल चार्ज किती येईल? 0. ह्याचा किती येईल? 0. आणि याचा किती येईल? -1. मी तुम्हाला ऑलरेडी ट्रिक्स सांगितलेल्या, त्या ट्रिक्स तुम्हाला फॉलो करायच्यात. ऑक्सिजनला 2 बॉन्ड फॉर्म असेल तर नॉर्मली जर 2 बॉन्ड फॉर्म करतो, फॉर्मल चार्ज 0. म्हणून याचा फॉर्मल चार्ज 0, याचा पण फॉर्मल चार्ज 0 आणि ह्याचा फॉर्मल चार्ज -1. ओके, चेक करू आपण ऑप्शन्स. ओके, फर्स्ट ऑक्सिजनचा फॉर्मल चार्ज 0, सेकंड ऑक्सिजनचा पण फॉर्मल चार्ज 0 आणि थर्ड चा किती येईल बरं? -2. असं ऑप्शन आहे का? ओके, काय येईल? एचं 1, बीचं पण 1 आणि सीचं 2. म्हणजे ऑप्शन नंबर 3 इज क्लिअर. ओके, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर झिरो ओव्हरलॅपिंग? तुम्हाला इथं झिरो ओव्हरलॅपिंग विचारलेलं आहे. काय विचारलंय तुम्हाला? झिरो ओव्हरलॅपिंग. ओके, झिरो ओव्हरलॅपिंगचा कॉन्सेप्ट सगळ्यांना क्लिअर आहे. ओके, झिरो ओव्हरलॅपिंग इन फेज ओव्हरलॅपिंग असेल तर पॉझिटिव्ह, आउट ऑफ फेज असेल तर ऑर्बिटल सेम पाहिजे, ओरिएंटेशन सुद्धा सेम, निगेटिव्ह ओव्हरलॅपिंग. आणि जर ऑर्बिटलचं डायरेक्शन वेगवेगळं असेल तर ओव्हरलॅपिंग कोणतं असतं? झिरो ओव्हरलॅपिंग. तर हे ओव्हरलॅपिंग 0 आहे आणि हे सुद्धा ओव्हरलॅपिंग काय आहे? 0 आहे. म्हणजे उत्तर असेल P अँड Q, म्हणजे Q अँड P इज द करेक्ट आन्सर. ओके, देन स्टेटमेंट नेक्स्ट आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रश्न व्यवस्थित बघा. तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेला आहे. तर बघा, हायड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, नायट्रोजनचं हायब्रिडायझेशन sp3, एक लोन पेअर म्हणजे इट हॅज पिरॅमिडल अराउंड नायट्रोजन. करेक्ट आहे. N2H4 इज पिरॅमिडल अबाउट नायट्रोजन. क्लिअर. ओके, N2OH हायड्रॉक्झिलमाइन, NH2OH नायट्रोजनच्या सराउंडिंगला हायब्रिडायझेशन sp3, एक लोन पेअर, कन्फर्मली पिरॅमिडल अबाउट नायट्रोजन, अँड ऑक्सिजनचं हायब्रिडायझेशन sp3, 2 लोन पेअर, मीन्स बेंट अराउंड ऑक्सिजन. म्हणजे स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. Acetic acid is trigonal planar about carbon atom. Okay, structure CH3, C double bond O, OH, hybridization sp2, trigonal planar. ओके, म्हणजे स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 आणि स्टेटमेंट नंबर 3 ही तीन काय आहेत? करेक्ट. आउट ऑफ दिस सिलेक्ट द करेक्ट वन. तुम्हाला करेक्ट शोधायचंय तर काय असेल? स्टेटमेंट नंबर 1, सेकंड अँड थर्ड करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिंगल बॉन्ड एनर्जी इज. ओके, बघा आपण बऱ्याचदा पी ब्लॉक मध्ये हा कॉन्सेप्ट घेतलेला आहे. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर दॅन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड. But in case of nitrogen, nitrogen single bond and phosphorus single bond, phosphorus single bond is stronger as compared to nitrogen. Same pattern, oxygen single bond is weaker than sulfur single bond. Fluorine single bond is weaker than chlorine single bond. आणि या तिघांना सेम रिझन आहे, दॅट इज हाय इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज. तर तुम्हाला करेक्ट शोधायचंय. हे करेक्ट आहे का? नाही. त्यानंतर हे करेक्ट आहे. फॉस्फरसची स्ट्रेंथ कुणापेक्षा जास्त असणार आहे? नायट्रोजन पेक्षा. म्हणजे सेकंड आन्सर करेक्ट राहील. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. हा प्रश्न ऑर्गेनिक मध्ये पण कॉमन आहे आणि इनऑर्गेनिक मध्ये सुद्धा एक्सेप्शनल मध्ये आपल्याला दिलेला आहे. ओके, तर लक्षात ठेवा इथं या मॉलिक्युल मध्ये मिथाइल क्लोराइडचं डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन मिथाइल फ्लोराइड. मिथाइल फ्लोराइड इज ग्रेटर दॅन मिथाइल ब्रोमाइड अँड मिथाइल ब्रोमाइड इज ग्रेटर दॅन मिथाइल आयोडाइड. ओके, असा ऑप्शन कुठं मॅच होते बघा. ओके,
ऑप्शन मॅच होते सेकंड मध्ये. ओके. त्यानंतर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड वुड हॅव सिग्निफिकंट इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. तुम्हाला सर्वांना माहिती बघा एक ट्रिक हायड्रोजन बॉन्ड बद्दलची. दोज मॉलिक्यूल कंटेन NH, OH and FH bonds are able to form hydrogen bond. पण तुम्हाला प्रश्नात विचारलं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन, आणि ऑलरेडी तुम्हाला माहिती की इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड युजली ऑकर्स इन ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स लाईक सायक्लिक मॉलिक्युल्स. ओके. तर इथं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हाला विचारलेलं आहे. तर शोधा NH, FH, OH बॉन्ड पाहिजे. इथं OH बॉन्ड आहे म्हणजे हा करेल, FH बॉन्ड HF बॉन्ड आहे म्हणजे हा पण करेल. ऑप्शन असल्याचं थर्ड नंबरचं. देन 83, फेरिक क्लोराइड हॅज मोर कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर दॅन फेरस क्लोराइड. फेरिक क्लोराइड FeCl3 इज मोर कोव्हॅलेंट दॅन FeCl2. ऑप्शन शोधायचं. इन आयर्न इन फेरिक क्लोराइड हॅज हायर चार्ज. ओके. फेरिक क्लोराइड हॅज ग्रेटर साइज. नाही. फेरस अँड फ्री हॅज सेम साइजेस. Fe+3 हॅज ग्रेटर चार्ज अँड स्मॉलर साइज. ऍक्च्युअली बघा एक नंबरचं पण आन्सर पार्शियली करेक्ट आहे, कारण त्यांनी फक्त चार्जेस कन्सिडर केलेला आहे. बट इथं चार्ज आणि साईज दोन्ही पॅरामीटर कन्सिडर केले, म्हणजे पोलरायझिंग पॉवर कन्सिडर केलेलं आहे. त्यामुळं द करेक्ट आन्सर इज फोर्थ. ओके. काही विद्यार्थी फर्स्टला सुद्धा स्टिक होणार का, कारण चार्ज जास्त आहे. बट ते पार्शियल करेक्ट आहे. करेक्ट कोणता असणार? कम्प्लीट चार्ज अँड साईज. ओके. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. match the list 1 with list second. Okay. Bond angle 0 lone pair, 1 lone pair and 2 lone pair. Bond angle जास्त म्हणजे P चं 3 पाहिजेत. P चं 3 फक्त एकाच ऑप्शन मध्ये येते. P चं 3 एकाच ऑप्शन मध्ये येते. बॉन्ड लेंथ 1, बॉन्ड ऑर्डर नायट्रोजनची बॉन्ड ऑर्डर 3, 2, 1. त्यामुळं बॉन्ड ऑर्डर सेकंडला मॅच होतं. आणि द डायपोल मोमेंट, ॲज यू नो दॅट द डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर दॅन NF3. ओके. सांगितलेले कॉन्सेप्ट. त्यामुळे याचं डायपोल मोमेंट 4. ओके. आन्सर 1 नंबरचं. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, एन आयोनिक बॉन्ड A+B इज मोस्ट अनलाइकली. अनलाइकली म्हणजे बऱ्याचशा पुस्तकामध्ये लाईकली कॉन्सेप्ट वापरलेला, आपण इथं अनलाइकली म्हणजे केव्हा फॉर्म होणार नाही असं विचारलेलं आहे. तर आयोनायझेशन बघा केव्हा फॉर्म होतो, जर A ची आयोनायझेशन एन्थॅल्पी कमी आणि B ची इलेक्ट्रॉन एन्थॅल्पी जास्त असेल तर तो फॉर्म होईल. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी ऑफ A इज हाय अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी ऑफ B इज लो. ओके. जर असल तर इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाऊंड. इन्स्टेड ऑफ दॅट इट फॉर्म covalent compound. Means the correct option or correct answer for this question is 1. Okay. Then section B, question number 94. Question number 94. Match the list 1 with list second. Okay. DsP2 म्हटल्यानंतर dx² minus y². Okay. क्लियर. sp3d dz² ओके आहे. sp3d2 2d और dx² minus y² dz² हे पण ओके आहे. sp3d3 dxy dyz ओके. म्हणजे सरळ सरळ मॅच करायचं 1 2 3 p1 q2 r3 आणि s4. 1 नंबरचा आन्सर. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला, Li2 molecule is given to you. MO electronic configuration sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2. Which of the following statements are correct? तुम्हाला करेक्ट स्टेटमेंट विचारले ना इथं. ओके.
तर Li2 इज पॅरामॅग्नेटिक नाही. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड, तो पॅरामॅग्नेटिक नसणार, तो डायमॅग्नेटिक असणार, म्हणजे स्टेटमेंट चुकीचं आहे. Li2 हॅज अ सिंगल बॉन्ड. हो, बॉन्ड ऑर्डर काढली तर येतं, सिंगल बॉन्ड येतोय. फॉर्म्युला काय, बॉन्डिंग मायनस अँटी बॉन्डिंग, 4 - 2 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे 1 येत आहे, म्हणजे बी इज करेक्ट. सी बॉन्ड ऑर्डर इज 2 नाही, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड ऑर्डर 2 आहे, एकच आहे ना बॉन्ड ऑर्डर, म्हणजे सेकंड बी इज करेक्ट. बी इज करेक्ट. येस, बी इज करेक्ट. ओके, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तुम्हाला काही स्टेटमेंट दिलेले आहेत. इन F2 मॉलिक्यूल फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ऍक्सियल ओव्हरलॅपिंग ऑफ 2 p ऑर्बिटल. बरोबर आहे स्टेटमेंट. इन O2 मॉलिक्यूल 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ऍक्सियल ओव्हरलॅपिंग ऑफ p ऑर्बिटल अँड 1 pi बॉन्ड इज फॉर्म बाय लॅटरल ओव्हरलॅपिंग ऑफ p ऑर्बिटल. हे सुद्धा स्टेटमेंट बरोबर आहे. In N2 molecule 1 sigma and 2 pi bond, that is all the 3 bonds are formed by lateral overlapping. हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे ना. मग तुम्हाला प्रश्न आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विचारले ना, इनकरेक्ट विचारलेलं आहे. तर इनकरेक्ट कोणतं असेल, थर्ड नंबरचा ऑप्शन. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग which species have one or more atom that violate the octet rule? Nitric oxide structure, N double bond oxygen. Okay, nitrogen has only 7 electrons, म्हणजे इनकम्प्लीट ऑक्टेट आहे. सल्फर 6 आणि क्लोरीनचे 2, 8 म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन ओके आहेत, ऑक्टेट कम्प्लीट आहे. फॉस्फरस 5 आणि 4, पण 1 इलेक्ट्रॉन मायनस करावं लागेल ना आपल्या इथं, म्हणजेच 8. ओके, म्हणजेच इनकम्प्लीट ऑक्टेटचं एकच एक्झाम्पल येईल, व्हायलेट करतोय तो म्हणजे पी. द कंपाऊंड MX6 is an octahedral. The number of identical XMX bond angle in the compound is 12. Octahedral geometry, M 1 2 3 4 5 6 X X X X X X. ओके, तुम्हाला आयडेंटिकल बॉन्ड अँगल विचारलेलं ना. ओके, हे बघा, याच्या रिस्पेक्टिव्ह हे 4, याच्या रिस्पेक्टिव्ह परत 4 8, आणि इकडे बघा 1 2 3 आणि 4, म्हणजे 4 4 4 12, 12 आन्सर लिहायचा. 99. The table shown below given the bond dissociation energies of a single covalent bond of carbon with element A, B, C and D. Which element has the largest size? साईज वाढली की बॉन्ड एनर्जी कमी होणार, बरोबर आहे. मग सगळ्यात लार्जेस्ट साईज आपल्याला विचारलेली आहे. बॉन्ड एनर्जी जेवढी जास्त तेवढी साईज कमी, बॉन्ड एनर्जी जेवढी कमी तेवढी साईज जास्त, म्हणजे ए. ओके, लास्ट क्वेश्चन, that is, after understanding the assertion and reason, choose the correct option. In the bonding molecular orbital of H2, electron density is increased between the nuclei. ओके आहे, assertion बरोबर आहे. आता इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन्क्रीज होतं, त्याला रिझन काय आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस, बरोबर आहे ना. आता रिझन वाचा, इन बॉन्डिंग एमओज साय ए प्लस साय बी विच शोज डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस. नाही, डिस्ट्रक्टिव्ह नाही. जर इथं कन्स्ट्रक्टिव्ह असता तर असर्शन अँड रिझन बोथ आर करेक्ट पाहिजे होते, बरोबर आहे. अँड रिझन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन पाहिजे होतं, बट रिझन हे कम्प्लिटली रॉंग आहे. म्हणजे असर्शन इज ट्रू बट रिझन इज इनकरेक्ट. म्हणजे असर्शन इज
करेक्ट, रिझन इज इनकरेक्ट, आन्सर इज थर्ड. ओके, इथपर्यंत डिस्कशन ओके.